नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम एक्सेल में कोई रिपोर्ट्स वगैरह ये चीज़ें बनाते हैं। और लॉजिकल फंक्शन में सबसे ज़्यादा पैमाने पे यूज होने वाला जो फंक्शन है उसे कहा जाता है इफ फंक्शन। दोस्तों, इस इफ फंक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हमें एक्सेल में करना होता है, चाहे लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन हो, चाहे और कोई भी फंक्शन हो। बहुत सारे फंक्शन के साथ हमें इफ फंक्शन यूज करना पड़ता है। लॉजिकल फंक्शन में और बहुत सारे फंक्शंस हमें सीखने हैं, जैसे कि इफ एरर है, इफ एंड है, इफ और है, नेस्टेड इफ है, IFSI है। तो ये फंक्शन जो है ये लॉजिकल फंक्शन होते हैं। और बहुत सारी केसेस में जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तब रिपोर्ट में हमें रिजल्ट एक्वायर करने के लिए कुछ लॉजिक्स यूज करने पड़ते हैं एंड लॉजिकल फंक्शन के जरिए वो लॉजिक अप्लाई करके हमें जो डिजायर रिजल्ट है वो हम आसानी से पा सकते हैं। इसीलिए एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए दोस्तों, इफ फंक्शन का क्या यूज है, कैसे यूज किया जाता है, ये सब चीजें हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इफ फंक्शन क्या करता है। सो बेसिकली the if function allows you to make logical comparisons between a value and what you expect. So an if statement can have two results. The first result is if your comparison, that is logic, is true. The second if your comparison logic is false. मतलब देखिए दोस्तों, if में हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स दिया हुआ है। हम लिखेंगे is equal to if। सबसे पहले हमें if में लिखना है लॉजिकल टेस्ट का पार्ट। देखिए लॉजिकल फंक्शन है, सो विदाउट लॉजिकल टेस्ट लॉजिकल फंक्शन काम नहीं करेंगे। ओके, तो जब लॉजिकल टेस्ट की बात आती है तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। मेरी बेसिक लेवल में एक वीडियो है जिसमें मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं एक्सेल में, उनका क्या यूज होता है, वो सब एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो आप देख लेना। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लिखने वक्त लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इफ में सबसे पहले हमें लिखनी होती है लॉजिकल टेस्ट। एंड जो हमने लॉजिकल टेस्ट लिखी है, अगर वो लॉजिकल टेस्ट करेक्ट है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट हमें लिखना होता है वैल्यू इफ ट्रू में। और अगर हमने जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है वो अगर अप टू द मार्क नहीं है, मतलब वो फॉल्स आ गई, उसका रिजल्ट फॉल्स आ गया, तो फिर क्या करना है, ये हमें लिखना होता है वैल्यू इफ फॉल्स में। तो देखिए इफ के फंक्शन के इस तरीके के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज लॉजिकल टेस्ट, सेकंड पार्ट इज वैल्यू इफ ट्रू एंड थर्ड पार्ट इज वैल्यू इफ फॉल्स। ऐसे तीन पार्ट में हमें इफ फंक्शन लिखना होता है। तो लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं दोस्तों, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके दो सेल्स में जो वैल्यूज है उसको हम कंपेयर करते हैं। सो दो वैल्यू मतलब हम दो नंबर को कंपेयर करेंगे या फिर दो टेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। टेक्स्ट को तो हम नंबर के साथ वैसे तो कंपेयर नहीं करेंगे, बट अगर जरूरत पड़ी तो करना भी होगा। तो दो वैल्यूज को हम लॉजिकल टेस्ट के जरिए कंपेयर करेंगे। अभी वो जो दो वैल्यूज हमें लानी है, जिन दो वैल्यूज को हमें कंपेयर करना है, ऐसे हो सकता है कि वो डायरेक्टली सेल में मेंशन हो या फिर किसी फॉर्मूला के जरिए हमें निकालनी पड़ सकती है। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि लॉजिकल टेस्ट में हम दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट वैल्यू हो, चाहे वो नंबर वैल्यू हो, चाहे वो फॉर्मूलाज हो। देन वैल्यू इफ ट्रू में हमें क्या क्या लिखना होता है। देखिए वैल्यू इफ ट्रू ये शायद नंबर भी हो सकता है, शायद कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग भी हो सकती है, या फिर कोई फॉर्मूला और फंक्शन भी हो सकता है। ये तीनों चीजें में से कोई एक चीज आप वैल्यू इफ ट्रू में लिख सकते हो। एंड वैल्यू फॉल्स भी सेम होता है। वैल्यू फॉल्स में भी आप चाहे तो कोई नंबर लिख सकते हो, चाहे तो कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप कोई फॉर्मूला और फंक्शन भी लिख सकते हो। सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, अगर वैल्यू इफ ट्रू या फिर वैल्यू फॉल्स में अगर आपको टेक्स्ट वैल्यू लिखनी है तो वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी होती है। हाँ, अगर आप नंबर लिख रहे हो या फिर अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है। बट हमेशा याद रखना, अगर टेक्स्ट वैल्यू लिखोगे तो वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें लिखनी होती है। दोस्तों इफ के फॉर्मूला के कुछ लिमिटेशंस भी है। क्या क्या लिमिटेशंस है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन, हम एट ए टाइम सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट इफ के फॉर्मूला में लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते।
और एक ही वैल्यू इफ ट्रू लिख सकते हैं और एक ही वैल्यू इफ फॉल्स लिख सकते हैं। मतलब इफ के फॉर्मूला में आप एट ए टाइम सिर्फ 2 रिजल्ट दिखा सकते हो, जिनमें से एक होगा वैल्यू इफ ट्रू, दूसरा होगा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर आपको तीसरा रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो आप तीसरा रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते इफ के फॉर्मूला में। एंड सेकंड थिंग, लॉजिकल टेस्ट एट ए टाइम एक ही हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो फिर इस लिमिटेशन को ओवरकम कैसे किया जाए? हाँ, उसके लिए ऑप्शन है, हम आगे के पार्ट्स में फिर सीखने वाले हैं। इफ के साथ एंड कैसे यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, नेस्टेड इफ क्या होता है। तो इफ के फॉर्मूला के जो लिमिटेशन है, अगर हम उसके साथ ये कॉम्बिनेशन में अगर अलग अलग फॉर्मूलाज यूज करें तो हम मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट भी लिख सकते हैं और मल्टीपल रिजल्ट्स भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में सीखेंगे। पहले इफ के फॉर्मूला की अच्छी तरीके से जानकारी लेके हम प्रैक्टिकली सब एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इफ के फॉर्मूला के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम कुल मिला के 7 से 8 एग्जाम्पल देखने वाले हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इफ का फॉर्मूला ये बहुत ही ज़्यादा यूज करना पड़ता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेल में, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के जरिए इस फॉर्मूला को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने कुछ एक्सपेंसेस के नाम लिखे हैं और उसके लिए जो बजट अलॉट किया था वो बजटेड वैल्यू है, और एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उस एम्प्लॉय से पर्टिकुलर, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है। तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ एक्चुअल अमाउंट इज ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट देन रिमार्क शुड एज ओवर बजट एल्स अंडर बजट। मतलब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे रिमार्क डिस्प्ले करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला, या तो ओवर बजट या तो अंडर बजट, इन दोनों में से कोई एक रिमार्क यहाँ पे आएगा। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे लॉजिक है ना, क्या लॉजिक बताया? रिजल्ट्स तो 2 मुझे दिखाने हैं, दोनों में से कोई एक रिजल्ट एट ए टाइम आएगा, या तो ओवर बजट आएगा या तो अंडर बजट आएगा, बट उसके लिए लॉजिक दिया हुआ है। क्या लॉजिक दिया हुआ है? अगर एक्चुअल वैल्यू बजटेड वैल्यू से ज्यादा है तो रिमार्क आना चाहिए ओवर बजट, और अगर एक्चुअल वैल्यू बजटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं है, कम है, तो आना चाहिए अंडर बजट। तो मतलब इस सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं? अगर बोलते हैं ना, अगर एक्चुअल वैल्यू बजटेड वैल्यू से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे आ गया लॉजिक। एंड जहाँ पे ऐसे इफ से शुरुआत होती है सेंटेंस की, या फिर हिंदी में अगर हम शुरुआत करें तो अगर से होती है, तो वहाँ पे लॉजिक आ जाता है एंड हम वहाँ पे यूज करते हैं इफ फंक्शन। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट है और 2 रिजल्ट्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। तो अभी इफ का फॉर्मूला लिखना हम शुरू कर देते हैं। देखिए, फॉर्मूला की शुरुआत हमेशा इज इक्वल टू साइन से होगी। अभी हम लिख देंगे इफ, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट। अभी देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज लॉजिकल टेस्ट, सेकंड इज वैल्यू इफ ट्रू एंड थर्ड इज वैल्यू इफ फॉल्स। ये तीनों पार्ट लिखना दोस्तों कंपलसरी होता है, अगर एक भी छूट जाता है तो फॉर्मूला प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है। ओके, देन अभी देखिए लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इफ एक्चुअल अमाउंट इज ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट। तो मतलब सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा एक्चुअल अमाउंट वाला सेल, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिकल टेस्ट में हमें 2 सेल्स को या फिर 2 वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो उसमें से पहली वैल्यू क्या है? देखिए एक्चुअल अलॉटेड बजट। ये देखिए एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हुआ है वो हो गया मेरा एक वैल्यू। अभी इसको मुझे कंपेयर करना है किसके साथ? बजटेड वैल्यू के साथ। तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या बोला है? एक्चुअल अमाउंट इज ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट। तो मुझे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट के लिए देखिए मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गई मेरी लॉजिकल टेस्ट। मतलब इस लॉजिकल टेस्ट के जरिए हम इफ के फॉर्मूला को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि चेक करो कि यहाँ पे क्या एक्चुअल अमाउंट इज ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट है। देखिए C2 में क्या है? एक्चुअल अमाउंट है, एंड B2 में क्या है? बजटेड अमाउंट है, और दोनों के बीच में हमने ये साइन दिया है ग्रेटर देन वाला। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है लॉजिकल टेस्ट के जरिए हमने इफ के फॉर्मूला को ये ऑर्डर दिया है कि चेक करो क्या एक्चुअल अमाउंट मतलब C2, ये जो सेल में जो वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट मतलब B2 में जो वैल्यू है क्या उससे ज्यादा है? एक्चुअल अमाउंट इज ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट। ओके, तो अभी ये फॉर्मूला क्या करेगा? चेक करेगा कि वेदर C2 इज ग्रेटर देन B2 और नॉट। ये चेक किया जाएगा।
और अगर सपोज C2 ये B2 से ज्यादा होता है तो मतलब इसका मतलब क्या है, हमने जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है वो ट्रू है। ओके, तो अभी हम कॉमा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट तो लिख दिया, अभी मैंने कॉमा दे दिया, तो वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब क्या, हमने ये जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है अगर वो करेक्ट है, मतलब C2 में जो वैल्यू है वो अगर B2 से ज्यादा है तो मुझे क्या डिस्प्ले करना है, दैट इज वैल्यू इफ ट्रू। तो अभी देखिए यहाँ पे फिर मुझे डिस्प्ले करना है कि ओवर बजट। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर वैल्यू इफ ट्रू में आपको टेक्स्ट वैल्यू लिखनी है तो आपको वो डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखनी होगी, तो मैं यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों ओवर बजट। ओके, देन अगेन फिर ये हो गया हमारा वैल्यू इफ ट्रू का पार्ट। अभी हम देंगे कॉमा। फिर नेक्स्ट आता है देखिए दोस्तों वैल्यू इफ फॉल्स का पार्ट। वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब होता है, देखिए अगर C2 में जो वैल्यू है, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट है वो अगर बजटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं है, मतलब अगर ये हमने जो टेस्ट लिखी है ये फॉल्स आती है, तो मुझे क्या दिखाना है, अंडर बजट दिखाना है। तो ऑब्वियसली अगर वो ओवर बजट नहीं होगा तो वो क्या होगा, अंडर बजट होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर बजट इस तरीके से। अभी हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 3 पार्ट में ये इफ का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। फर्स्ट इज लॉजिकल टेस्ट, सेकंड इज अगर लॉजिकल टेस्ट करेक्ट आती है तो जो हमें रिजल्ट दिखाना है वो हम लिखेंगे वैल्यू इफ ट्रू में, एंड अगर लॉजिकल टेस्ट जो आपने लिखी है वो करेक्ट नहीं है तो अगर वो फॉल्स है तो उसका रिजल्ट हमें दिखाना है यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स में। अभी देखिए दोस्तों मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा यहाँ पे देखिए मुझे आंसर मिल गया ओवर बजट। ओके, बिकॉज यहाँ पे देखिए इसका आंसर कैसे आता है, देखिए दोस्तों पहले ये सॉल्व होता है। लॉजिकल टेस्ट का आंसर ट्रू और फॉल्स आता है। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, C2 इज ग्रेटर देन B2। यस, ये लॉजिकल टेस्ट क्या है, ट्रू। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है दोस्तों ट्रू, एंड यहाँ पे अगर ट्रू आता है तो फिर ये फॉर्मूला क्या करता है, वैल्यू इफ ट्रू में आपने जो वैल्यू लिखा है वो आपको दिखा देता है। सिंपल सी बात है। अभी देखिए इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ, देखिए यहाँ तक। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगेन ओवर बजट आ गया। देखिए यहाँ पे C3 इज ग्रेटर देन B3। यस, यहाँ पे C3 जो है वो B3 से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे फिर इस लॉजिकल टेस्ट का आंसर आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे आंसर आ गया ट्रू, इसलिए हमें दिखाई देगी वैल्यू इफ ट्रू जिसमें हमने लिखा है ओवर बजट। अभी देखिए यहाँ पे दोस्तों जब चेक किया जाएगा, क्या यहाँ पे C4 ये B4 से ज्यादा है, नो। देखिए यहाँ पे C4 जो है वो B4 से कम है, स्मॉल है, छोटा है। तो यहाँ पे आपने जो लॉजिक लिखा है ये हो जाता है फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे आंसर आता है इस लॉजिकल टेस्ट का फॉल्स। इसीलिए फिर ये इफ का फॉर्मूला आपको क्या दिखाता है, यहाँ पे जो वैल्यू आपने वैल्यू फॉल्स में लिखी है वो हमने लिखा था अंडर बजट, तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देता है। यहाँ पे भी देखिए सेम, क्या यहाँ पे चेक किया जाएगा C5 इज ग्रेटर देन B5, नो। यहाँ पे ऐसे नहीं है, C5 में तो 2000 है और B5 में 2500 है, तो मतलब यहाँ पे B5 इज ग्रेटर देन C5। तो यहाँ पे आपने जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाता है इस लॉजिकल टेस्ट का फॉल्स, एंड इसीलिए इफ का फॉर्मूला आपको दिखाता है वैल्यू फॉल्स जो आपने लिखी है यहाँ पे अंडर बजट। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इफ का फॉर्मूला लिखा जाता है और इफ का फॉर्मूला रिजल्ट देता है। देन देखिए अभी और दूसरी चीज होती है यहाँ पे जब मैंने ये फॉर्मूला ड्रैग किया तो यहाँ पे अपने आप रिलेटिव रेफरेंस वर्कआउट हो चुका है। ओके, तो बेसिक लेवल में आप सेल रेफरेंसेस से रिलेटेड अगर वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे हमने सेल रेफरेंसेस एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला ड्रैग करते हो तो यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस काम करता है। एक बार वो आप वीडियो गो थ्रू कर लेना, तो ड्रैग करने के बाद अपने आप यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ आपको पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भी यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, व्हीकल का स्पीड एंटर करना है और यहाँ पे फिर रिमार्क आना चाहिए अपने आप। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इफ व्हीकल स्पीड इज लेस देन 100 देन रिमार्क शुड एज नॉर्मल स्पीड एल्स ओवर स्पीड। मतलब आप जो व्हीकल चला रहे हो उसका स्पीड अगर 100 से कम है
तो नॉर्मल स्पीड करके रिमार्क आना चाहिए, और 100 से ज़्यादा है तो ओवर स्पीड करके रिमार्क आना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अभी हम यहाँ पे व्हीकल का स्पीड तो यहाँ पे लिखा जाएगा, रिमार्क कहाँ पे हमें शो करना है, यहाँ पे तो मुझे इफ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू इफ इन द ब्रैकेट। अभी फिर से यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट लिखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे मुझे कौन सी दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। ओके, अभी यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यूज थी, एक बजटेड थी और एक एक्चुअल थी, बट यहाँ पे वैसे नहीं है। यहाँ पे एक वैल्यू हम कहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए दोस्तों व्हीकल का स्पीड यहाँ पे एंटर करेंगे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अभी इसको मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे 100 के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे वैसे दूसरी वैल्यू तो लिखी हुई नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है ना, जो सेंटेंस लिखा है उसमें लिखा है कि इफ व्हीकल स्पीड इज लेस देन 100, तो मतलब व्हीकल का जो करंट स्पीड है उसको मुझे किससे कंपेयर करना है, यहाँ पे 100 से कंपेयर करना है। तो देखिए C8 इज, अभी लेस देन बोला है इसीलिए मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, लेस देन वाला। सो यहाँ पे जो व्हीकल का स्पीड एंटर किया जाएगा वो अगर लेस देन है किससे, 100 से, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 100 कॉमा, ये हो गई देखिए दोस्तों मेरी लॉजिकल टेस्ट। तो अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो मुझे क्या दिखाना है, देखिए नॉर्मल स्पीड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉर्मल स्पीड। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब व्हीकल का जो स्पीड है वो 100 से अगर ज्यादा होता है, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है ओवर स्पीड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों ओवर स्पीड, ब्रैकेट कंप्लीट करके अभी मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे तो आ गया नॉर्मल स्पीड, क्यों, बिकॉज यहाँ पे कुछ कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 0 कंसिडर किया जा रहा है। ओके, तो 0 मतलब 100 से कम है, तो इसीलिए आ गया दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल स्पीड। अभी चलो हम 100 से ज़्यादा कोई वैल्यू डाल देते, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 120, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया ओवर स्पीड। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमने जो कंडीशन लिखा है कि C8 में जो वैल्यू है वो 100 से कम होना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। क्या C8 100 से कम है? नो, यहाँ पे C8 100 से ज़्यादा है, मतलब ये जो लॉजिकल टेस्ट आपने लिखी है ये फॉल्स है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको वैल्यू फॉल्स दिखा रहा है। वैल्यू फॉल्स में हमने लिखा है ओवर स्पीड, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया, देखिए दोस्तों ओवर स्पीड। और अगर यहाँ पे आप कोई 100 से कम वाला वैल्यू डाल देते हो, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 90, तो देखिए अभी आ गया मेरे सामने यहाँ पे नॉर्मल स्पीड। क्यों? बिकॉज अभी यहाँ पे चेक करेगा क्या C8 100 से कम है। यस, C8 100 से कम है, C8 में तो 90 लिखा है, सो 90 इज लेस देन 100, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट ट्रू आ गया, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रू वैल्यू दिखा रहा है, दैट इज नॉर्मल स्पीड। दोस्तों तो इस तरीके से यहाँ पे इफ का फॉर्मूला आपको रिजल्ट दे रहा है। हाँ, बट क्या होगा जब आप एग्जैक्टली 100 एंटर करोगे। देखिए जब मैं यहाँ पे 100 एंटर कर देता हूँ तो अभी मुझे क्या बोल रहा है, ये ओवर स्पीड बोल रहा है। ओके, तो अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि 100 को ओवर स्पीड क्यों बोल रहा है। बिकॉज देखिए हमने नॉर्मल स्पीड में क्या लिखा है, लेस देन 100, तो मतलब अगर 100 से कम वाला अगर नंबर होगा तो ही नॉर्मल स्पीड दिखाएगा, एग्जैक्टली 100 को वो ओवर स्पीड दिखाएगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि 100 को भी नॉर्मल स्पीड दिखाना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए अभी 100 को भी वो नॉर्मल स्पीड, अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा, C8 में जो वैल्यू है या तो वो 100 से कम होनी चाहिए या फिर एग्जैक्टली 100 होनी चाहिए, तो फिर नॉर्मल स्पीड। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि 101, तो क्या हो जाएगा, अगर 100.5 भी हुआ तो भी वो आपको प्रॉपर आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर 100 को भी मुझे नॉर्मल स्पीड दिखाना है तो यहाँ पे मैं लेस देन के साथ इक्वल टू वाला साइन जोड़ दूंगा। अगर नहीं चाहिए तो मत जोड़िए, फिर क्या होगा, 100 को भी वो ओवर स्पीड दिखाएगा। सिंपल सी बात है। अभी ये जो चीजें हैं, इक्वल टू का साइन यूज करना है या नहीं करना है, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करना है या फिर सिर्फ ग्रेटर देन यूज करना है, या फिर लेस देन और इक्वल टू यूज करना है, या फिर सिर्फ लेस देन यूज करना है, ये इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन। ये आपको चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर आपको तय करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर आपको यूज करना है। देन अभी देखिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कस्टमर्स के आईडी लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, सोल्ड, और अभी देखिए हमें यहाँ पे डिस्काउंट अलॉट करना है। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए इफ क्वांटिटी सोल्ड इज मोर देन 40, मतलब ये जो क्वांटिटी हमने सेल की है कस्टमर को, ये अगर 40 से ज्यादा है
तो फिर उनको कितना डिस्काउंट देना है, देखिए यहाँ पे 10% डिस्काउंट हमें अलॉट करना है। एंड अगर क्वांटिटी सोल्ड 40 से ज़्यादा नहीं है तो फिर उनको कितना डिस्काउंट देना चाहिए, सिर्फ 4% का डिस्काउंट हमें यहाँ पे अलॉट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगेन यहाँ पे इफ का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू इफ, बिकॉज यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट है, एक लॉजिकल टेस्ट है और 2 रिजल्ट है, या तो 10% दिखाना है या फिर 4% दिखाना है, तो 2 में से कोई एक रिजल्ट डिस्प्ले करना है, बट लॉजिक भी है। क्या लॉजिक है, क्वांटिटी सोल्ड चेक करना है कि क्या वो ग्रेटर देन 40 है कि नहीं है। ओके, तो अगर वो ग्रेटर देन 40 है तो 10% दिखाना है, नहीं तो 4%, इसीलिए यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मूला इफ हम यूज करेंगे। देखिए सो इज इक्वल टू इफ। अभी लॉजिकल टेस्ट क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वांटिटी का सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डिस्काउंट अलॉट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी का सेल सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसको क्या बोला है कि मोर देन 40, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए दोस्तों ग्रेटर देन 40। अगर क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन यहाँ पे 40 है तो अभी हम कॉमा देंगे, तो फिर हमें कितना डिस्काउंट अलॉट करना है, देखिए 10%। अभी यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यू ट्रू में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बट अगर टेक्स्ट लिखने होते हैं तो हम डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 10% हमें नंबर लिखना है, तो नंबर लिखने के लिए आपको डबल इनवर्टेड कॉमा देने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10%। मतलब अगर क्वांटिटी सोल्ड अगर 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट अलॉट करना है 10%, कॉमा अगर नहीं है तो फिर कितना 4%। देखिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4%। तो अभी एंटर की प्रेस कर देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ तक खींच लेता हूँ। अभी देखिए अभी आप यहाँ पे सोचोगे तो यहाँ पे तो 0.04 आया है, 0.1 आया है, क्यों, बिकॉज ये जनरल सेल है, हम इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी देखिए अभी प्रॉपर आंसर आ गया दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 40 है, हमने बोला था ग्रेटर देन 40, तो ये ग्रेटर देन 40 नहीं है, ये एग्जैक्टली 40, इसीलिए 4% आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर देन 40 है, तो मतलब यहाँ पे आपने जो लॉजिकल टेस्ट लिखा है कि D16 में जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन 40 है, यस, यहाँ पे 60 है, तो 60 इज ग्रेटर देन 40, तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट का आंसर आ गया ट्रू, इसीलिए आपको दिखा रहा है 10%, बिकॉज आपने वैल्यू ट्रू में सेट किया है 10%। यहाँ पे लॉजिक आपका फॉल्स आया, इसीलिए वैल्यू फॉल्स में आपने 4% सेट किया था, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 10% आ गया, क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है वो करेक्ट है। यहाँ पे 45 इज ग्रेटर देन 40, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको ये वैल्यू ट्रू में जो आपने पैरामीटर सेट किया है 10%, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई होप आपको दोस्तों ये 3 जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताए ये आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें स्टूडेंट्स का रिजल्ट शो करना है कि क्या वो स्टूडेंट पास है या फेल है। अभी देखिए यहाँ पे उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट मोर देन और इक्वल टू 40% देन रिजल्ट शुड बी एज पास, शुड बी एज पास अदरवाइज फेल। मतलब जिस स्टूडेंट के परसेंटेज 40% से ज्यादा हो गए या फिर एग्जैक्टली 40% हो गए उनको हम यहाँ पे पास करार दे देंगे, और जिनके परसेंटेज 40 से कम हो गए यहाँ पे उनको हम फेल करार दे देंगे। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अभी देखिए यहाँ पे पास या फेल ये किसके ऊपर डिपेंड है, परसेंट के ऊपर डिपेंड है, तो मुझे यहाँ पे परसेंट को कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सिलेक्ट कर दिया परसेंटेज वाला सेल। अभी इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखिए 40% के साथ यहाँ पे, बिकॉज पासिंग क्राइटेरिया है 40% का। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है देखिए दोस्तों कि या तो 40 से ज्यादा होने चाहिए या तो एग्जैक्टली 40 होने चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 40%। अभी हम लिख देंगे कॉमा, और यहाँ पे अगर ऐसा होता है यहाँ के जो परसेंटेज है वो स्टूडेंट के अगर वो 40% या फिर 40% से ज्यादा होते हैं तो हमें लिखाना है पास, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पास, कॉमा अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देखिए दोस्तों फिर। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वैल्यू ट्रू या फिर वैल्यू फॉल्स में, इसीलिए मैंने इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा है, ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो
देखिए दोस्तों इसका रिजल्ट पास आ गया। अगर इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 40% से कम है, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है फेल। यहाँ पे भी देखिए 40% से कम है, तो मतलब हमने जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है ये फॉल्स आई है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाई दिया जा रहा है वैल्यू फॉल्स, जो हमने फेल सेट किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट ट्रू है, P5 में जो वैल्यू है वो 40% से ज्यादा है, इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है पास। और अगर सपोज मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 40% डालता हूँ तो भी आपको पास दिखाई दे रहा है। ये कैसे होता है, पहले क्या चेक किया जाता है दोस्तों कि क्या P5 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 40% है। नहीं, यहाँ पे 40% लिखा है एंड 40% इज नॉट ग्रेटर देन 40%, बट यहाँ पे फिर आगे जाके चेक किया जाएगा, चलो ग्रेटर देन तो नहीं है तो फिर क्या एग्जैक्टली इक्वल टू 40% है। यस, यहाँ पे ये लॉजिक ट्रू हो जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं कहते, ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते हैं। मतलब या तो चेक करो क्या ग्रेटर देन है, नहीं तो फिर एग्जैक्टली इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन वाला पार्ट तो फॉल्स हो गया, बट एग्जैक्टली इक्वल टू यहाँ की वैल्यू 40% है, तो मतलब यहाँ पे देखिए लॉजिक आपका ट्रू हो चुका है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पास। सो बेसिकली इस तरीके से देखिए ये और एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको इफ का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया किस तरीके से यूज किया जाता है। अभी इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, मतलब हमने जो लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज किया है, उसको अगर मैं लेस देन करता तो क्या होता। देखिए दोस्तों ये दूसरा, यहाँ पे ही मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए हमने क्या किया था, क्या 40% से ज्यादा है या एग्जैक्टली 40% है, तो हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज किया था। अभी मैं चेक करता हूँ कि क्या यहाँ के परसेंटेज लेस देन 40% है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर 40% से ज्यादा है तो पास होगा, अगर 40% से कम है तो उस स्टूडेंट को फेल करार दिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पे लेस देन आएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कॉमा देने के बाद यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जब हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन यूज किया तो पहले वैल्यू ट्रू में क्या आया, पास आया, बट अभी यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, लॉजिकल टेस्ट आप क्या लिख रहे हो। देखिए हमने क्या बोला है, चेक करो क्या P2 में जो परसेंटेज है वो 40 से कम है। अगर ऐसा होता है कि यहाँ के परसेंटेज 40% से कम होते हैं तो यानी कि वो स्टूडेंट पास नहीं होगा, यहाँ पे वो स्टूडेंट फेल होगा। यहाँ के नंबर अगर 40% से कम है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, मुझे यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा फेल, बिकॉज हमने जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है अभी वो क्या चेक करने के लिए लिखी है कि यहाँ के परसेंटेज 40% से कम है कि नहीं, और अगर ऐसा होता है यहाँ के परसेंटेज 40% से कम होते हैं तो वो स्टूडेंट फेल होने वाला है। इसीलिए अगर ये लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है तो मुझे ट्रू वैल्यू में यहाँ पे मैंने फेल लिख दिया। अभी कॉमा देके मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर सिंपली बात है अगर ये लॉजिकल टेस्ट करेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर 40% से ज्यादा होती है या फिर एग्जैक्टली 40% होती है तो वो स्टूडेंट हो जाएगा पास। देखिए इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 40% को वो पास होने वाला है। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू लिख दोगे तो फिर वो 40% को भी फेल बोलेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लेस देन 40% आएगा, इक्वल टू का साइन यहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगेन यहाँ पे अगर आप उसको ट्रैक करते हो तो देखिए दोस्तों इस तरीके से रिजल्ट आ चुका है। अभी देखिए यहाँ पे पास क्यों आया, बिकॉज आपने जो लॉजिक लिखा वो फेल हो गया, इसीलिए यहाँ पे पास रिजल्ट आया। और यहाँ पे पास क्यों आया, बिकॉज आपने जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए सॉरी ये फेल वाला, देखिए यहाँ पे आपने जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट है, इसीलिए आपको फेल रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक के एग्जाम्पल्स प्रॉपरली समझ में आए होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर हमें यूज कैसे करने हैं वो पता होनी चाहिए, वो अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो तो इफ का फॉर्मूला यूज करना बहुत ही आसान होता है मेरे दोस्तों। ओके, तो अब तक देखिए दोस्तों हमने 1 2 3 एंड 4 4 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताए। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम कौन से हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे और आगे जाता हूँ मैं। अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है कि कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है और उसका हमें यहाँ पे पॉइंट्स उसको कितने मिले हैं उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये हमें शो करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि इफ आंसर इज यस देन गिव 4 पॉइंट्स एंड
अगर आंसर नो है तो 1 पॉइंट दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ये अजय नाम का कैंडिडेट है, क्या इसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है? तो अगर यहाँ पे आंसर आता है यस तो उसको पॉइंट चाहिए 4। अगर यस के अलावा कोई भी दूसरा आंसर आता है तो उसको कितना देना है? मुझे 1 पॉइंट देना है। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्समैन, क्या वो स्पोर्ट्समैन है? तो यहाँ पे यस आता है तो उसको मुझे देने हैं 4 पॉइंट्स। अगर यस के अलावा दूसरा कौन सा भी आंसर है तो कितना आएगा? सिर्फ 1 पॉइंट आएगा। देखिए तो अभी मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अभी लॉजिकल टेस्ट, अभी यहाँ के पॉइंट जो है मुझे किसके साथ कंपेयर करने हैं? यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे उसके साथ कंपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो यस या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में आने वाला है। सिंपल सी बात है। तो अभी मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज टेक्स्ट तो ग्रेटर दैन, लेस दैन, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ए इज ग्रेटर दैन बी, ऐसे नहीं हो सकता है, टेक्स्ट है ना। तो ए इज इक्वल टू बी या फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी, आप इस तरीके से दो टेक्स्ट को कंपेयर कर सकते हो। उसमें आप ग्रेटर दैन, लेस दैन वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते। तो भी यहाँ पे देखिए ये जो U2 में वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होनी चाहिए? यस। अभी देखिए फॉर्मूला में, लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए ये टेक्स्ट भी मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यस, ओके, कॉमा। अभी ये हो गई मेरी लॉजिकल टेस्ट की। चेक करो भाई क्या U2 में जो वैल्यू है क्या वो यस है? अगर यस होती है तो मुझे कितने पॉइंट देने हैं दोस्तों? 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। तो 4 नंबर है तो मुझे उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा। अगर नहीं है तो फिर कितना? 1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। देखिए ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए अभी फिलहाल तो 1 आ गया है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। अभी देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। इसी तरीके से दोस्तों मुझे यहाँ पे अगेन लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू इफ, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट। देखिए इस सेल को V2 को हम कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू यस। अगर यहाँ पे यस है तो मुझे 4 पॉइंट्स देने हैं, और अगर नहीं है तो 1 पॉइंट देना है। देखिए तो अभी यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया यस, तो देखिए यहाँ पे आ गए दोस्तों 4 पॉइंट्स। अगेन यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट। देखिए W2 इज इक्वल टू यस, ठीक है। अगर है तो 4 पॉइंट, नहीं है तो 1 पॉइंट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। देखिए यहाँ पे आ गया 1 पॉइंट। अगर सपोज उसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे यस लिखा है इसीलिए इसके 4 पॉइंट्स, यहाँ पे यस लिखा है इसीलिए इसके 4 पॉइंट और इसका 1 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे मैंने सम का फॉर्मूला सेट करके रखा है, यहाँ पे टोटल आ गई 9। अगर सपोज यहाँ पे भी 9 होता है तो देखिए उसको मिल गया 1 पॉइंट। अगर उसको कंप्यूटर नॉलेज है, यस कर दिया, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी अगर मैं यस कर देता हूँ, देखिए दोस्तों, देखिए ये हो गए टोटल उसके 12 पॉइंट। सो बेसिकली इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे ये इफ वाला फॉर्मूला यूज किया। सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है उसको, ये टेक्स्ट वैल्यू को हमें कंपेयर करना था, इसलिए मैंने लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज किया वो इज इक्वल टू वाला यूज किया। ओके, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे और एक एग्जांपल हम देखेंगे कि इफ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 अगर सेम है तो क्या करो? दोनों की एडिशन करो। ये थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है दोस्तों, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यू इफ ट्रू या फिर वैल्यू इफ फॉल्स में आप नाम भी लिख सकते हो, मतलब टेक्स्ट भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, या फिर कोई फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ये तीनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो हमने अब तक के जो एग्जाम्पल देखे उसमें हमने वैल्यू इफ ट्रू फॉल्स में हमने नंबर्स भी यूज किए, हमने टेक्स्ट भी यूज किए। अभी फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, इफ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा लॉजिकल टेस्ट के जरिए। तो कैसे करेंगे? देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अभी ये नंबर 1 वाला सेल में लिखता हूँ और इसको मुझे कंपेयर करना है नंबर 2 के साथ। क्या दोनों सेम है? तो मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इज इक्वल टू वाला लॉजिकल ऑपरेटर। सो यहाँ पे मैं चेक करने जा रहा हूँ क्या D9 इज इक्वल टू U9, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो सेम है, कॉमा। अभी देखिए अगर ये नंबर दोनों सेम होते हैं तो मुझे क्या चाहिए? तो यहाँ पे बोला है कि दोनों की एडिशन करो। नंबर 1 और नंबर 2 की मुझे यहाँ पे एडिशन करनी है। तो वैल्यू इफ ट्रू में मुझे ना ही यहाँ पे कोई एक नंबर लिखना है, टाइप करना है, या फिर ना ही कोई मुझे टेक्स्ट चाहिए।
मुझे यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू में क्या चाहिए, दोनों की एडिशन चाहिए। तो सिंपली अभी मैं क्या करूंगा, या तो आप यहाँ पे सम वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, या फिर यहाँ पे देखिए नंबर 1 प्लस नंबर 2 इस तरीके से लिखोगे तो भी चलेगा। 2 ही सेल है तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 का सेल सिलेक्ट कर दिया, प्लस लिख के नंबर 2 लिख दिया, कॉमा। और अगर दोनों नहीं है तो यहाँ पे आप इनवैलिड वैल्यू भी ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ले लिया इनवैलिड वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इनवैलिड वैल्यू, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए अभी यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 0, बिकॉज देखिए दोनों इक्वल है, 0 0। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया आपको इनवैलिड वैल्यू। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर 1 इज नॉट इक्वल टू नंबर 2। तो इसीलिए यहाँ पे आपने जो लॉजिक लिखा है वो फेल हो गया। T9 इज नॉट इक्वल टू U9, इसीलिए देखिए एडिशन नहीं हुआ, वैल्यू फॉल्स आपको दिखाई दिया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे मुझे आंसर आ गया 10। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखिए T9 इज इक्वल टू U9, ये जो लॉजिकल टेस्ट हमने लिखा है ये करेक्ट है, ये ट्रू आ गया, इसीलिए फिर वो कहाँ पे जा रहा है, ट्रू वैल्यू। बट ट्रू वैल्यू में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, हमने कोई नंबर या फिर हमने कोई यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सॉल्व होके उसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, T9 प्लस U9, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। आपको यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है दोस्तों 10। सो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इफ का फॉर्मूला हमने यूज किया और वैल्यू इफ ट्रू में हमने फंक्शन का यूज किया। अगर सपोज वैल्यू ट्रू में नहीं तो आप वैल्यू फॉल्स में भी फंक्शन का यूज कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ती है। अभी सपोज ऐसे समझो कि अगर ऐसा होता है कि ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करना है, ब्लैंक आना चाहिए। तो ब्लैंक के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, देखिए सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है और कंप्लीट कर देना है बस, बाकी उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, स्पेस भी नहीं देना है। अगर मुझे सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ट्रू है तो एडिशन करो, अगर नहीं है तो ब्लैंक दिखना चाहिए, कुछ नहीं लिखना चाहिए। तो ब्लैंक कैसे लिखा जाता है, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और तुरंत डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करना है, बीच में स्पेस भी नहीं देना है, कुछ नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ तो देखिए ये ब्लैंक हो गया। ओके, क्यों ब्लैंक हो गया, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो इसीलिए वैल्यू फॉल्स दिखाई दे रहा है। बट वैल्यू फॉल्स में हमने क्या लिखा है, ब्लैंक दिया है, इसीलिए देखिए दोस्तों आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सो आई होप ये भी एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंसेस, बजटेड अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट, ये मैंने पहले दिखाया था आपको, बट यहाँ पे हमने क्या बोला था, हमने सिर्फ रिमार्क दिखाए थे, क्या ओवर बजट है या फिर अंडर बजट है। यहाँ पे हमें रिमार्क नहीं दिखाने हैं, हमें डिफरेंस दिखाना है। मतलब अगर सपोज ऐसा होता है कि एक्चुअल अमाउंट ये बजटेड अमाउंट से अगर ज्यादा होती है तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये मुझे दिखाना है। तो अभी देखिए दोस्तों ये मैं कैसे दिखाऊंगा, सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, सबसे पहले हमें लॉजिकल टेस्ट तो लिखनी पड़ेगी। तो लॉजिक क्या है, क्या एक्चुअल अमाउंट इज ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट, देखिए बजटेड अमाउंट, ओके, कॉमा। अगर ऐसा होता है तो अभी हमें देखिए यहाँ पे रिमार्क नहीं दिखाना है, पहले एग्जांपल में हमें रिमार्क दिखाना था कि ओवर बजट है, अगर नहीं है तो फिर अंडर बजट है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, रिमार्क नहीं दिखाने हैं। अगर ऐसा होता है कि एक्चुअल अमाउंट बजटेड अमाउंट से ज्यादा है तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने रुपीज का डिफरेंस है, ये मुझे शो करना है। तो मुझे यहाँ पे फिर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगर ऐसे होता है एक्चुअल अमाउंट ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल अमाउंट में से बजटेड अमाउंट को माइनस कर दूंगा। तो वैल्यू ट्रू में देखिए मैंने ले लिया एक्चुअल अमाउंट माइनस बजटेड अमाउंट, देखिए। तो वैल्यू ट्रू में अगेन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया, कॉमा। और अगर वैसे नहीं है तो फिर आप ब्लैंक छोड़ दो, या फिर अगर आपको कुछ मैसेज लिखना हो तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप मैसेज लिख सकते हो, बट अभी फिलहाल मैं उसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस मिल गया आपको। मैं इसको करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूँ, बिकॉज ये डिफरेंस जो है ये अमाउंट में आ रहा है ना, तो अब इसको करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। देखिए दोस्तों और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख पाओगे जहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू है, लॉजिक हमारा ट्रू आया, वहाँ पे आपको डिफरेंस। अभी यहाँ पे भी देखिए एक्चुअल अमाउंट ये बजटेड अमाउंट से ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे हमने जो लॉजिक लिखा है वो करेक्ट है, ट्रू है, इसीलिए वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू ट्रू में हमने फॉर्मूला लिखा है क्या, AB3 माइनस AA3, तो यहाँ पे 1500 माइनस 1000, तो आपको आंसर मिल गया दोस्तों यहाँ पे 500। बट अगर हम यहाँ पे जाए तो यहाँ पे वैसे नहीं है,
AB4 इज नॉट ग्रेटर देन AA4। यहाँ पे 5500, यहाँ पे 6000 है, तो 5500 तो 6000 से ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू फॉल्स पे गया, बिकॉज यहाँ पे लॉजिक फॉल्स आया, तो वैल्यू फॉल्स में हमने ब्लैंक दिया है, इसीलिए आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अगर सपोज यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट पे कर देता हूँ 7500, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको आंसर आ गया। देखिए आंसर आ गया आपको 1500। क्यों? अभी यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट ये ज्यादा हो गया बजटेड अमाउंट से, इसीलिए देखिए उसने वैल्यू ट्रू में जो फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखा दिया। तो ये और एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के जरिए और इफ का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप्रैल का सेल हमें लिखना है, मई का सेल लिखना है और रिमार्क। तो उसके लिए क्या कंडीशन बोला है कि इफ टोटल ऑफ अप्रैल सेल एंड मे सेल इज लेस देन 5000, देन रिमार्क शुड एज बैड सेल एल्स गुड सेल। मतलब देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे थोड़ा और अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या बोला है, अप्रैल का सेल और मई का सेल दोनों की टोटल लेस देन अगर 5000 है तो फिर हमें दिखाना है बैड सेल अदरवाइज गुड सेल। तो मतलब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में जो दो वैल्यू हमें कंपेयर करनी है वो किस तरह से मिलेगी, अप्रैल का सेल और मई का सेल दोनों को एडिशन करके हमें फर्स्ट वैल्यू मिलेगी और फिर उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, उसको हम 5000 के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे कैसे लिखना है, देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू इफ, अभी हमें कंपेयर करने के लिए दो वैल्यू चाहिए लॉजिकल टेस्ट में। यहाँ वन वैल्यू तो है 5000, बट दूसरी जो वैल्यू है सिर्फ अप्रैल का सेल या फिर सिर्फ मई का सेल हमें 5000 के साथ कंपेयर नहीं करना है, हमें दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा उसको 5000 के साथ यहाँ पे कंपेयर करना है। तो मुझे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट कैसे लिखनी पड़ेगी दोस्तों, देखिए, अप्रैल सेल प्लस मई सेल, इस तरीके से। या फिर अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सम, और यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे जब इन दोनों की एडिशन हो जाएगी तो एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अभी उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 5000 के साथ। और यहाँ पे लेस देन बोला है तो मैंने लिख दिया, देखिए, लेस देन अगर सम ऑफ अप्रैल एंड मई इज लेस देन 5000। तो देखिए यहाँ पे अभी कंपेयर करने के लिए दो वैल्यूज हमें मिल गई, एक हो गई 5000, दूसरा हो गया इन दोनों का सम, कॉमा अगर ऐसा होता है तो मुझे दिखाना है बैड सेल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए दोस्तों, BAD बैड सेल। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों की एडिशन, ये अगर ग्रेटर देन 5000 है तो मुझे यहाँ पे दिखाना है गुड सेल। तो कॉमा देके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड सेल। ओके, अभी ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देंगे तो देखिए आंसर आ गया बैड सेल। क्यों? बिकॉज ये भी 0 कंसिडर किया जा रहा है, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज ग्रेटर देन 5000, नो। तो यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट तो ट्रू आ गया, इसीलिए ट्रू वैल्यू हमने उसमें सेट किया है बैड सेल। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों बैड सेल। अभी देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1000 और यहाँ पे लिख देते हैं 2000। तो देखिए अगेन यहाँ पे आंसर आ गया बैड सेल। क्यों? 1000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 3000। सो 3000 इज नॉट ग्रेटर देन 5000, मतलब 3000 इज लेस देन 5000। तो यहाँ पे आपने जो लॉजिक लिखा है वो ट्रू है, तो लॉजिक ट्रू है इसीलिए आपको ट्रू वैल्यू दिखा रहा है। ट्रू वैल्यू में आपने क्या लिखा है, बैड सेल। तो यहाँ पे आ गया देखिए दोस्तों बैड सेल। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6000 तो देखिए अभी आंसर आ गया गुड सेल। क्यों? बिकॉज 1000 प्लस 6000 इज इक्वल टू 7000 एंड 7000 इज नॉट लेस देन 5000। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक है ये फॉल्स हो गया, तो इस लॉजिक का आंसर आ गया फॉल्स, इसीलिए आपको फॉल्स वैल्यू दिखा रहा है जो हमने सेट किया है गुड सेल। तो यहाँ पे आंसर आ गया गुड सेल। सिंपली सर दोस्तों इस तरीके से आप ये आंसर निकाल सकते हो। और अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये लेस देन वाला साइन नहीं मुझे यूज करना है, मुझे ग्रेटर देन वाला साइन यूज करना है, तो फिर कैसे करेंगे? सिंपली देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट अगेन अप्रैल सेल प्लस मई सेल इज ग्रेटर देन 5000 कॉमा, तो सिर्फ अभी क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू का यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ऐसा होता है अप्रैल और मई का सेल 5000 से ज्यादा होता है तो फिर मुझे क्या दिखाना है, गुड सेल। तो अभी पहले आएगा गुड सेल एंड अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा बैड सेल। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से।
तो यहाँ पे अगर लॉजिकल ऑपरेटर, ये चीज़ का ध्यान रखना है, अगर लॉजिकल ऑपरेटर चेंज होता है तो वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स का जो सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर चेंज किया बट वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स का सीक्वेंस वही रखा तो गलत आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ गया गुड सेल। क्यों? अभी यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट जो है हमारी ट्रू है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू में हमने सेट किया है गुड सेल, तो ये आ गया। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हमारी फॉल्स है, इसीलिए वैल्यू फॉल्स में हमने गुड सेल किया है, तो इसीलिए यहाँ पे वो गुड सेल आपको दिखा रहा है। तो वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स इसका जो सीक्वेंस होता है वो आप लॉजिकल टेस्ट में कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हो उस पर डिपेंड होता है मेरे दोस्तों। तो आई होप इफ के जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए वो एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली समझ में आए होंगे। लेट मी चेक, कोई एग्जाम्पल और बाकी तो नहीं रहा है यहाँ पे। ये भी हमने लिखा, ओके, ये भी देख लिया। ओके, तो इफ के ऑलमोस्ट 8 एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे सिखाए। आई होप आपको ये सब एग्जाम्पल प्रॉपरली समझ में आए होंगे। अभी इफ के फॉर्मूला में गलती कहाँ कहाँ पे हो जाती है दोस्तों वो समझ लेते हैं। बिकॉज कभी कभी इफ का फॉर्मूला आप लिख देते हो बट रिजल्ट नहीं आता है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आपने गलती से कॉमा भूल गए, बिकॉज इफ का फॉर्मूला हमें 3 पार्ट में लिखना होता है और हर पार्ट के बाद हमें कॉमा देना कंपलसरी है। जैसे कि वैल्यू इफ ट्रू, उसके बाद कॉमा देना कंपलसरी है, वैल्यू इफ फॉल्स, उसके बाद तो ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट लिखने के बाद कॉमा देना है और वैल्यू इफ ट्रू लिखने के बाद कॉमा देना है। अगर सपोज गलती से ये कॉमा भूल गया तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल स्पीड और तुरंत उसके बाद आ गया ओवर स्पीड। ओके, क्यों? बिकॉज आपने यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू फॉल्स को डिफरेंशिएट किया ही नहीं है, आप यहाँ पे कॉमा देना भूल गए तो आपको यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। अगर आप लॉजिकल टेस्ट के बाद गलती से कॉमा देना भूल गए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर आ जाएगा। ये आपको बोल रहा है कि भाई आपसे गलती हुई है, तो आप ओके करोगे तो ये सीधा आपको उस पॉइंट पे लेके जाएगा जहाँ पे आपने गलती की है। अभी ये मैसेज कब आता है? जब आप सिंटैक्स लिखने में गलती करते हो तब ये मैसेज आता है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने सिंटैक्स गलत लिखा है, यहाँ पे मैंने कॉमा ही दिया नहीं है, तो ये फॉर्मूला का सिंटैक्स ही गलत हो गया, तो इसीलिए ये एरर आ गया। और ओके करोगे तो वो आपको उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। बताएगा नहीं कि क्या मिस्टेक है, यहाँ पे वो बताएगा नहीं कि आप यहाँ पे कॉमा भूल गए। ये आपको कुछ समझ में आना चाहिए कि ये लॉजिकल टेस्ट है और उसके बाद मुझे कॉमा देना था। अगर आप नीचे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पार्ट है ये लॉजिकल टेस्ट वाला पार्ट है और यहाँ पे मुझे कॉमा देना था। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ तो देखिए मुझे रिजल्ट आ गया। कभी कभी ऐसे होता है कि गलती से अगर मैंने यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा भूल गया तो देखिए अगेन यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया। अभी अगर आप ओके करोगे तो वो वहाँ पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे आपने एंडिंग में तो डबल इनवर्टेड कॉमा दिया है बट स्टार्टिंग में नहीं दिया है, तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दिया। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आप डबल इनवर्टेड कॉमा देना भूल गए या फिर एक ही डबल इनवर्टेड कॉमा दिया है, अगर आपने प्रॉपरली कॉमा नहीं दिया है, प्रॉपरली ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं तो सिंटैक्स एरर आ जाते हैं। तो आपको सिंटैक्स एरर आने के बाद जब आप ओके करते हो तो वो उस पॉइंट पे लेके जाएगा जहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या मिस्टेक हुई है और उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी इफ का फॉर्मूला आपको प्रॉपरली रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। सो आई होप इफ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई वो प्रॉपरली आपको समझ में आई होगी। सो दोस्तों फिर से एक बार इफ के फॉर्मूला के लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूँ। इफ के फॉर्मूला के जो लिमिटेशंस होते हैं उसमें एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं, एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू इफ ट्रू लिख सकते हैं और एट अ टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू इफ फॉल्स लिख सकते हैं। तो अगर सपोज मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट है, एक से ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए हमें इफ एंड का कॉम्बिनेशन, इफ और का कॉम्बिनेशन, इफ नॉट का कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं और हम एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट और 2 रिजल्ट दिखा सकते हैं। अगर सपोज ऐसा होता है कि रिजल्ट्स भी हमको ज़्यादा दिखाने हैं तो उस वक्त हमें नेस्टेड इफ या फिर IFS वगैरह ये फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं। ये सब लॉजिकल फॉर्मूला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लॉजिकल फॉर्मूलाज के, जब मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें सब आप वो फॉर्मूला सीखोगे, आपको वो सब फॉर्मूलाज आपको प्रॉपरली पता हो जाएंगे। फिलहाल बट उन फॉर्मूलाज को अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपका इफ फॉर्मूला जो है वो आपको प्रॉपर पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। ये इफ का कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये इफ का फॉर्मूला सब लॉजिकल फंक्शंस का बेस है। ओके, तो
इफ के फॉर्मूला की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज जब हम कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला करते हैं तो फिर वो फॉर्मूला बड़ा हो जाता है, शायद कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ के फॉर्मूला की प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको इफ से रिलेटेड जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए वो प्रॉपरली समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।